हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है आदित्य कुमार का और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य कंट क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे, जो कि टेस्ट और नॉलेज के कंप्लीट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। साथ ही इसके साथ मैंने रेशियो एनालिसिस के जो 3 पार्ट में मैंने चैप्टर पूरे अपलोड किए हुए रिविजन्स के तौर पे, और डिविडेंड डिसीजंस के भी मैंने डाले हुए हैं। तो बेसिकली ये बच्चों, आपको मई 24 के जो एग्ज़ाम होंगे उसके रिविजन्स के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल आपको हेल्प करेगी। ठीक है। तो दोस्तों, ज़रूर मेरे वीडियोस को देखिए, और आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके इंटर वाले भाइयों के साथ उनके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज के लेक्चर्स ये कंप्लीट रिविजन्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, मैं सीधे ही जाना चाहूँगा टेस्ट और नॉलेज पे ही। ये देखिए, ये आपके एमसीक्यूज़ हैं टेस्ट और नॉलेज के। तो बट मैं एमसीक्यू करवाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये आप खुद भी करेंगे तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सीधे ले चलूँगा क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, 7 क्वेश्चंस हैं, और 7 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका ये टेस्ट और नॉलेज वाला पार्ट भी कवर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस नंबर हम पहले 1 करते हैं। 1 में ये कह रहा है कि पहले क्वेश्चंस को हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको 5 लाख रुपीज़ का क्या है, दैट इज यहाँ पे ₹1 करके ऑर्डिनरी शेयर्स है, हुज करंट एक्स डिविडेंड प्राइस कितने की है, दैट इज यहाँ पे 1.5। अब ये एक्स डिविडेंड क्या होता है? एक्स डिविडेंड होता है जिसमें कि जो आपकी करंट एक्स डिविडेंड, जिसमें कि क्या हो, एक्स डिविडेंड का मतलब क्या होता है? एक होता है कम डिविडेंड, एक होता है एक्स डिविडेंड। मतलब जिसमें कि करंट मार्केट प्राइस में आपके डिविडेंड का अमाउंट इंक्लूड नहीं है ना। मतलब डिविडेंड इशू होने से पहले की जो प्राइस होगी, एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस गिवन है यहाँ पे। फिर कह रहा था कंपनी हैज़ जस्ट पेड अ डिविडेंड कितने के, दैट इज 27 रुपये पर शेयर के हिसाब से। अब यहाँ पे डिविडेंड इन्होंने पे किया। तो मैंने आपको डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में बताया हुआ है कि जो ये डी, जैसे डिविडेंड पेड वाली बात आती है ना, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे D0, है ना। इसको D0 से हम डिनोट करते हैं। मतलब ये क्या है कि दैट इज़ जो डिविडेंड पे हुई है, दैट इज़ क्या बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हुई है। फिर उसके बाद डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट दिस लेवल फॉर द सम टाइम। तो डिविडेंड इसी लेवल पे आपका कंटिन्यू रहेगा कुछ टाइम के लिए। फिर कह रहा है कि इफ़ द कंपनी हैज़ नो डेट कैपिटल, मतलब कंपनी के पास कोई डिवेंचर्स वगैरह नहीं है, कोई डेट नहीं है, तो आपको बोल रहा है कंप्यूट करने के लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब देखिए, तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे लिखवाना चाहूँगा कि कब कब काफ़ी बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है कि कब कब हम D1 ले या कब हम D0 ले, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए, तो D0 होता है आपका यहाँ पे डिविडेंड पेड। ठीक है, या फिर डी होता है दैट इज आपका लास्ट ईयर डिविडेंड था। फिर आपका होता है यहाँ पे D1। तो D1 हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड को, और D1 हम बोलते हैं दैट इज डिविडेंड टू बी पेड। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको क्वेश्चंस में देखने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे, है ना। एक मिनट, है ना। और आपका D1 बोलते हैं दैट इज यहाँ पे डिविडेंड एट ईयर एंड, है ना। अल्टीमेटली तो ईयर एंड का डिविडेंड होता है। और D0 एक हो गया हमारे यहाँ पर डिविडेंड पेड लास्ट ईयर डिविडेंड। फिर इसको बोलते हैं दैट इज यहाँ पे डिविडेंड एज ऑन टुडे। ठीक है, तो ये इस तरह से नाम से ना डिनोट किया जाता है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। चलिए, तब हम क्वेश्चन नंबर दैट इज 1 स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने क्वेश्चंस पढ़ लिया। इसमें शेयर्स कितनी दी हुई है, ₹5 लाख आपके यहाँ पे इक्विटी शेयर्स गिवन है। ठीक है, और डिविडेंड आपके, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, KE निकालना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम पहले निकालेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हमें जो डेटा गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या
के ई निकालना है, के डी निकालना है, के पी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इक्विटी का ही डेटा दिया हुआ था, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, सिर्फ यहाँ पे इक्विटी निकालना है। डेट आपके बोल रहा है कि आपकी कंपनी में डेट है ही नहीं बिल्कुल ही तो जब कंपनी में आपकी डेट है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ इक्विटी से आपने पैसे को रेज किया हुआ, तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर्मूला क्या होता है, D01 प्लस ग्रोथ, ये हो गया आपका P0 और ये हो गया प्लस ग्रोथ। अब देखिए D0, तो यहाँ हमारा D0 हमारा कितना है 1.5 आया हुआ है, और यहाँ पे P0 कितना है, दैट इज प्राइस कितने की गिवन है यहाँ पे, नहीं सॉरी ये हमारा प्राइस दिया हुआ ना, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, इसको सही कर देते हैं। तो बोल रहा है कि कंपनी हैज़ जस्ट पेड डिविडेंड 27 पैसे पर शेयर्स, तो 27 ये हो गया, और आपका करंट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस कितनी की, दैट इज़ 1.5, और ग्रोथ आपकी गिवन है नहीं, ग्रोथ आपकी 0 है यहाँ पे, तो निकाल लीजिए आप यहाँ पे कितना आएगा 0.27 डिवाइड बाई 1.5। तो दोस्तों ये आ गया आपका 18%। तो ये 18% आपका क्या है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। अब देखिए, तो जब भी आप वैक निकालोगे ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो क्या होता है यहाँ पे के ई निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है जिसमें कि हम वेट वाइज लेकर के चलते हैं यहाँ पे, मतलब ये हो गया दैट इज़ इक्विटी अपन इक्विटी प्लस डेट, ये इसका फॉर्मूला है। फिर हम लेते हैं यहाँ पे के डी, ऐसे के डी लेते हैं, और जब भी अगर सॉरी ये तो के ई हमने लिख दिया यहाँ पे, हम यहाँ पे लेंगे के डी। तो जब भी कॉस्ट ऑफ डेट निकाला, मतलब यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट हो गया, तो इंटरेस्ट रेट के डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये नेट ऑफ टैक्स होकर क्या आता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे दैट इज डेट अपन इक्विटी प्लस डेट। तो यहाँ पे देखिए मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतनी क्या आ गई, अब मेरा इक्विटी क्या है, यहाँ पे इक्विटी है नहीं, और यहाँ पे इक्विटी यहाँ पे गिवन है ना, इक्विटी 1 रुपये करके ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो यहाँ पे मेरी 5 लाख की ये होगी डिवाइड बाई 5 लाख की इक्विटी होगी, प्लस डेट मेरा 0, और ये हो गया दैट इज़ तुम्हारा ये आपका टोटली 0 हो गया। तो इसका मतलब ये होगा दैट इज़ ये कितना आ गया 18% आ गया। तो इस तरह के कंप्यूट से आपने देखा कि जैसे हमने निकाला था ये इस तरह का, लेकिन आप यहाँ पे एज्यूम भी कर सकते हो कि लाइक आपके फर्म में डेट है ही नहीं, मतलब आपने डेट से रेज ही नहीं करा, तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्या मान लें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मान लें। तो ये दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि द फॉलोइंग डिटेल आर प्रोवाइडेड बाय द जीपीएस लिमिटेड। जीपीएस लिमिटेड आपको बता रहा है कि मेरा इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना 65 लाख रुपए की, इसने 12% प्रेफरेंस शेयर्स भी ले रखा है जो कि 12 लाख रुपए की है, 15% का रिडीमेबल डिवेंचर्स भी ले रखा है जो कि कितने की 20 लाख रुपए का है, फिर इसने 10% का कन्वर्टेबल डिवेंचर्स लिया जो कि 8 लाख रुपए के। तो आप ऐसा कीजिए, ये क्योंकि ये तो टोटल कैपिटल हो गया, आप इसको क्या कर लो, पहले टोटल कर लो। ये इधर कैसे चला गया भाई, तो इसका अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल हमारा कितना आ रहा है 65 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 8, ये हो गया 1,05,00,000। तो इतने की दैट इज टोटल कैपिटल है ना। अब आपको क्या बोला यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने, देखो अब यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है दैट इज 16.30, ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी, और टैक्स रेट दे रखी है आपको 30% के हिसाब से। बोला क्या आपको, बोला आपको निकालने के लिए कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक निकालने के बोला तो कंपनी की। तो इसका फॉर्मूला आपको याद ही है, चलिए अब हम निकालते हैं इसकी। तो इसका फॉर्मूला सिंपल ही देखिए, मैं पहले कर लेता हूँ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैं सिंपली डायरेक्टली बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना गिवन है यहाँ पे 16.30, और मेरा देखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कितने की, इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना क्या दैट इज यहाँ पे 65,
इसके और भी टेबल फॉर्म में भी बना सकते हैं और हम ये डायरेक्टली बना सकते हैं। तो ये हो गया दैट इज यहाँ पे 1,05,000। फिर इसके बाद हम प्लस लेंगे यहाँ पे। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर्स आपके कितने, प्रेफरेंस शेयर्स 12%, तो हम मान के चलते हैं दैट इज जो KP है दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ये भी कितना 12। अब इसका कितना है यहाँ पे, ये 12 लाख रुपए की होगी प्रेफरेंस डिवाइड बाई इसका वेट, तो ये वेट वाइज आ गया। फिर इसके बाद आप प्लस करोगे कितना, फिर यहाँ पे देखिए कि 15% का रिडीमेबल डिवेंचर्स जो कि कितने 20 लाख रुपए का है। तो जब रिडीमेबल डिवेंचर्स है ना तो आपको KD यहाँ पे मान के चलेगी 15% ही यहाँ पे, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप कह नहीं सकते कि KD कुछ और रेट निकलेगा। हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि जो कूपन रेट है वही हमारा क्या है KD है, क्योंकि आपको पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कूपन रेट बोलते हैं इसको। तो जब भी अगर क्वेश्चन साइलेंट हो ना, जब भी क्वेश्चन साइलेंट है या आपको डेटा ना हो तो कूपन रेट को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेट मान लेते हैं, है ना। इस तरीके से हम मान के चलते हैं। तो ये हो गया दैट इज यहाँ पे 15% का हमारा रिडीमेबल डिवेंचर्स आ गया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और हमारा देखिए टैक्स रेट भी गिवन है तो हम टैक्स रेट यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, अब देखिए इसका प्रोपोर्शन कितना 20 लाख रुपए की है, तो 20 लाख डिवाइड बाई 1,05,000। और फिर लास्ट एक कितना है यहाँ पे, लास्ट 10% का कन्वर्टिबल है जो कि 8 लाख रुपए की है। तो ये हमने नेट ऑफ टैक्स करा इनटू ये हो गया 8 लाख और ये हो गया डिवाइड बाई 1,05,000। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला में ये पुट कर देना, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, एक टेबल बनाते जिसमें कि वेट वाइज आप सीधे निकाल सकते थे, तो है ना। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे दैट इज 65 लाख डिवाइड बाई 1,05,00,000 इंटू 16.3, ये आ गया 10.09। फिर प्लस 12 लाख डिवाइड बाई 1,05,00,000 इंटू 12, तो ये हो गया दैट इज यहाँ पे 1.37। फिर प्लस 20 लाख डिवाइड बाई 1,05,00,000 कितना हो गया, दैट इज यहाँ पे इतना, और ये कितना आ गया 15 इंटू 0.7 दैट इज यहाँ पे 10.5। 10.5 ये कितना आ गया, दैट इज यहाँ पे 1.9999 ऐसे करके, है ना। फिर इसके बाद प्लस इसके ऊपर बार दिया जाता है। फिर 8 लाख डिवाइड बाई 1,05,00,000 इंटू 7, ये हो गया यहाँ पे 0.5333। अब इसको आप टोटल कर लो, तो 10.09 प्लस 1.37 1.99 प्लस 0.533, तो ये हो गया यहाँ पे 13.98%। तो अब हम ऐसा आंसर देख लेते हैं इंस्टीट्यूट का क्या है यहाँ पे। तो इंस्टीट्यूट का अगर हम निकालें यहाँ पे तो ये आ गया आपका, देखिए जैसे पहला वाला क्वेश्चन का 18% का आया था हमारा, फिर उसके बाद हमने निकाला दूसरा, तो दूसरा यहाँ पे दैट इज़ 13.99%, मतलब 14% के आसपास है ये। तो इसको भी अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये इतना ही आएगा, है ना। तो ये हमारा इतना आ गया, इसको भी हम छोटा कर लेंगे अभी। चलिए रहने दीजिए ऐसे। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। आसान है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बहुत ही आसान है। कह रहा है कि कंपनी है एक जिसकी इक्विटी शेयर्स कितनी कोटेड है, मार्केट प्राइस है क्या, ये हो गया हमारा यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पर शेयर के हिसाब से, तो 25 रुपये की जो है वो इक्विटी शेयर्स का प्राइस चल रहा है, एक शेयर की वैल्यू। फिर कंपनी पे कर रही है डिविडेंड कितने, 2 रुपये पर शेयर। तो ये डिविडेंड क्या है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि D1 है या D0 है ना। तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, ये हमारा D0 है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स कह रहा है कि एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ रेट कितने की दे रखे हैं यहाँ पे, 6% पर ईयर। हर साल आपकी जो डिविडेंड है ना वो 6% से ग्रो कर रही है। तो ये हमारा हो गया ग्रोथ, ये हमारा ग्रोथ हो गया 6%। अब यहाँ पे आपको निकालने के लिए क्या बोला, निकालने के लिए बोला दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालने के लिए बोला है ना। तो हम पहले एक निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोला गया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए।
और दोस्तों आज मकर संक्रांति है, तो आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है। और हमारे पंजाबी भाई लोग तो लोहरी मनाते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ तो, हालांकि मैं तो बिहार से हूँ, तो हमारे यहाँ तो मकर संक्रांति तिल लाई का हमारे यहाँ कल्चर है। तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। आज के दिनों में चूड़ा दही खाने को मिलता है, प्लस तिल की लाइयाँ होती हैं और मूढ़ी की लाई होती है, चूड़ा की लाई होती हैं। तो ये काफ़ी मतलब जो ऐसा त्यौहार मना आ रहा है तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों ने भी सेलिब्रेट किया होगा, और जो बच्चे हैं घर से बाहर हैं वो तो पूरा मिस करते होंगे आज का दिन, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने की। तो के का फॉर्मूला मैंने सिंपली बताया था, जब भी ग्रोथ अगर गिवन हो ना तो 1+G, ये फॉर्मूला तो याद ही करके रख लीजिए आप लोग। एंड P0 प्लस ये ग्रोथ, तो मेरा D0 कितना होगा 2। फिर यहाँ पे क्या हो गया 6% का मैंने यहाँ पे ग्रोथ लगा दी, और प्राइस कितनी की गिवन है यहाँ पे 25 रुपये की। अब प्लस 0.6, बस इसको आप निकाल लीजिए यहाँ पे। तो ये हो गया दैट इज 2.12 डिवाइड बाई 25 प्लस 0.6, ये कितना आ गया 2.12 डिवाइड बाई 25। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे 14.48%। तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ गया, दैट इज़ 14.48% आ गया, है ना। चलिए तो ये हमारा पार्ट 1 तो कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 के बारे है। तो पार्ट 2 में देखिए यहाँ पे पार्ट 2 में बोला है कि इफ़ द कंपनी इशू 10% डिवेंचर्स, अगर कंपनी 10% डिवेंचर अगर इशू करती है, फेस वैल्यू कितने की 100 रुपीज़ करके, मतलब कंपनी, ये तो मैंने आपको बताया ये क्या है, ये हमारा कूपन रेट होता है, और ये हमारी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ करके, एंड रियलाइज़ कर रहा 96 पर डिवेंचर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने फेस वैल्यू पे तो इशू किया, लेकिन उसको रियलाइज़ कितना हो रहा है 96, मतलब कंपनी ने पर वैल्यू वाली जो डिवेंचर्स थी 100 रुपये के डिवेंचर्स कितने पे इशू किया होगा, 96 रुपये पे किया होगा, मतलब 96 का क्या है उसका इशू प्राइस है ना। तो कंपनी के पास आया कितने पैसे, कंपनी के पास 96 रुपीज़ आए हैं। ठीक है, ये हो गया रियलाइज्ड वैल्यू। फिर कह रहा है कि वाइल द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 12 ईयर। अब देखो इसकी लाइफ दे रखी है, तो 12 साल के बाद हमें रिडीम करनी है, और रिडीम हमें करना भी तो किस पे करना है, एट अ प्रीमियम ऑफ 12%। तो जब हम रिडीम करेंगे ना, जब जो हम जिनसे हमने पैसा लिया, तो जब हम उनको 12 साल के बाद जब रिडीम करेंगे, उनको जब चुकाएंगे वो पैसा, तो उनका ये कहना है कि भैया आप हमें 12% के प्रीमियम के रेट पे आप चुकाओगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी फेस वैल्यू होगी उसके हम 12% निकाल करके हम क्या निकालेंगे, प्रीमियम के अमाउंट निकालेंगे। तो जो हमारी रिडीमेबल वैल्यू होगी ना, वो कितनी की होगी, यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू हो जाएगी 100 रुपये प्लस ये 12%। क्योंकि डिवेंचर वालों ने आपको तभी दिया है पैसा जब आप बोल रहे हैं, मतलब उनकी कंडीशन ही थी कि जब हम आपको पैसा दे रहे हैं तो हम वापसी में आपसे कितना 12% के प्रीमियम पे लेंगे। तो ये हमारा 112 रुपये हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा रिडीमेबल वैल्यू जिसको हम रिडीम करना है, हमें देना है। अब क्या निकालने के लिए बोला, आपको निकालने के लिए बोला दैट इज़ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स निकालने के लिए, और टैक्स रेट देखिए कितना, दैट इज़ 50% का दैट इज़ टैक्स रेट है। तो जब भी डिवेंचर्स गिवन हुआ, टैक्स रेट गिवन हुआ, तो आप आराम से निकालेंगे ये सब चीज़ें। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे केडी निकालना है। तो केडी निकालने के लिए क्या चाहिए हमको यहाँ पे, तो केडी निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हाँ, एक चीज़ तो हमने यहाँ पे गौर से देखा ही नहीं, ये देखिए। अब आपको केडी तो निकालने के लिए बोला, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स ने यूजिंग YTM, मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी वाला मेथड आपको लगाना, मतलब ये IRR मेथड है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी YTM बोले ये क्या है, ये IRR टेक्निक बोल दिया आपको निकालने के लिए। तो IRR टेक्निक क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, तो आप जरूर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोज़ लेक्चर देखिए कि कैसे IRR कैलकुलेट किया जाता है, इसका क्या बेस है, इसका क्या लॉजिक है, वो मैंने सारा वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, IRR की पहले एक फार्मूला लिख देता हूँ, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो IRR का फार्मूला बेसिकली क्या होता है, एक लोअर रेट होता है ना, फिर प्लस लोअर रेट का NPV होता है, फिर डिवाइड बाय लोअर रेट का NPV होता है, माइनस फिर उसके बाद दैट इज़ हायर रेट का NPV होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करते हैं दैट इज़ हायर रेट माइनस लोअर रेट से। तो ये हायर रेट माइनस लोअर रेट के हिसाब से कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन से कि भैया हमारा डिस्काउंट रेट क्या होना चाहिए, डिस्काउंट रेट तो यहाँ पे गिवन नहीं है।
तो जब हमारा डिस्काउंट रेट गिवन है तो हमारा KD कैसा है, तो हम यहाँ पे एक अजम्पशंस ले लेंगे। अजम्पशंस क्या लेंगे, अज्यूम कि जो डिस्काउंट रेट है ना, कोई भी रेट ले सकते हैं, तो हमने क्या ले लिया, सपोज हमने 5% का ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये 5% का डिस्काउंट रेट हो गया। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे। तो एक शॉर्टकट टेक्निक है जो कि जब भी आपका क्या रहेगा, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है। जब भी आपका जैसे इंटरेस्ट अमाउंट होता है ना, जैसे इंटरेस्ट अमाउंट देखिए यहाँ पे 100 रुपये के फेस वैल्यू, 10% का कूपन रेट है, मतलब 10 रुपये के हिसाब से आपका सालाना क्या बना, इंटरेस्ट ब्याज का कंपोनेंट बना, जो कि आपको 12 साल तक चुकाना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 100 का 10% का तो मेरा ब्याज हो गया। अब इसको क्या करूँगा मैं, प्रेजेंट वैल्यू एनेटिव फैक्टर में ले आऊँगा, कितने से 5% के हिसाब से ले लूँगा, और कितने साल तक लूँगा, दैट इज़ 12 ईयर्स तक ले लूँगा। तो ये मेरे क्या होंगे कि 10-10 रुपये करके हर साल करके मेरा इंटरेस्ट आता जाएगा। और बाद में जब हमें जब रिडेम्पशन की बारी आएगी, तो रिडेम्पशन यहाँ पे कितने पे करने हैं, 12% के प्रीमियम पे करनी है यहाँ पे। तो हम सेम एज क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लेंगे कितना, 5% के हिसाब से, और ये कितने की हो जाएगी यहाँ पे, ये होगा 12th ईयर का, और कितने पे हो जाएगा ये, 100 रुपया को आप दोगे कितने, 12% के प्रीमियम पे दोगे, है ना, इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज़ 10 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। आप निकाल लो, मैंने आपको सिखाया था, फिर मैं दोबारा आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखिए जैसे 5% का रेट है आपको, तो 1 डिवाइड बाई 1.05 ये आपने कर दिया। फिर करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बार आपने ले लिया। फिर आप क्या कीजिए, GT कर दीजिए। तो GT आपको कितना है, 8.86 आया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 8.863 ले लेते हैं, तीन डिजिट तक हम लेते हैं। अब उसके बाद आपको बोला है 12th ईयर का हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना। कैसे निकालेंगे हम, 1 डिवाइड बाई 0.5 ये ले लिया आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी आगे इतना। अब हम क्या करेंगे इसको, तो ये हो गया 0.557 इंटू, अब ये 100 रुपये की चीज़ को हमें 12% प्रीमियम पे देना है, जो कि 12वें साल में, तो इस पे भी हम क्या कर देंगे, 112 कर देंगे। ये हो गया इतना। और इसमें एक चीज़ और हमें करना था, ये तो हमारा एक इक्वेशन हो गया यहाँ पे, लेकिन 96 रुपीज़ तो हमें कंपनी हमें कितना देगी, दैट इज़ 96 रुपीज़ देगी यहाँ पे। मतलब कंपनी के पास 96 रुपये गया। अब देखिए यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के भी समझ सकते हैं, और एक इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं। हुआ क्या, पहले मैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूँगा। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद सोचिए कि आपने कंपनी को कितने दिए हैं, यहाँ पे 96 रुपीज़ दिए हैं। फेस वैल्यू तो एक डिवेंचर की वैल्यू है, बट आपने दिए कितने, उसको 96 दिए, मतलब कंपनी ने डिस्काउंट पे आपको इशू किया। चलिए ये ठीक है, तो मैंने 96 का क्या निकाल लिया। अब इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखा तो ये मेरा 96 का आउटफ्लो गया। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो 96 का मैंने दे दिया। अब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है हर साल कितना मिल रहा है यहाँ पे, 10% का ब्याज मिल रहा है। तो 10% का ब्याज मिल रहा है, मैंने इसको क्या किया, 5% के रेट से प्रेजेंट वैल्यू एनेटिव फैक्टर निकाला यहाँ पे, जो कि कितने 12 साल तक निकाले। फिर प्लस फिर मुझे 12वें साल के एंड में मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, 100 रुपये तो मिलेंगे, साथ में 12% का प्रीमियम भी मिलेगा। किसे, मुझे, इन्वेस्टर्स को मिलेगा। तो ये मैंने लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये तो मेरा इनकम का पोर्शन हो गया, ये है ना, ये मेरे इनकम का पोर्शन हो गया। और 96 जो मैंने यहाँ पे दिए थे कंपनी को, तो अब यहाँ पे इसको कितना हम लिखेंगे यहाँ पे, तो 10 इंटू 8.863, तो ये हो गया हमारा 88.63 प्लस अब 112 का 0.557, ये आ गया हमारा 62.384, है ना। और ये माइनस कर दिए 96, तो कितना नेट हो गया हमारा टोटल, 88.63 प्लस 62.384 माइनस 96, तो ये आ गया आपका 55, ये प्लस में है 54.014। तो ये क्या आ गया, बेसिकली ये आपके NPV आ गए ना। तो ये आपने 5% के रेट पे आपने क्या निकाला, NPV निकाला। अब हम सेम एज क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम डिस्काउंट रेट कितना लेंगे, इसको मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अब हम नेक्स्ट एज्यूम कर रहे हैं डिस्काउंट रेट
मान लीजिए 10% का हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेम एज हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 का ब्याज का तो वही रहना है यहाँ पे। नहीं, अब देखिए यहाँ पे हमने एक गलती कर दी ना, यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए क्या है, ये टैक्स रेट भी तो गिवन है, टैक्स रेट को कैसे भूल गए हम। तो आप बोलोगे सर हम थोड़ी बोले हैं, आप बोले हो जाता है बेटा गलती। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है हम ऐसे कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे 100 रुपये का था तो 10% के हिसाब से तो ये, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.50 से, तो ये 50% का टैक्स करके नेट आ गया हमारे पास। तो नेट कितना आएगी, दैट इज़ यहाँ पे ₹5। तो 5 रुपये का आपका क्या हो गया, टैक्स कटने के बाद आपके पास कितने आ रहा है, ₹5 आ रहे हैं। तो आपको हर जगह यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, ₹5 डालना पड़ेगा। ये हो गया ₹5, ये हमारा ठीक है, ठीक है। और इधर ये 100, ये भी ठीक है। इधर कितना आ गया, 88.63 इंटू 5, यह फिर उसके बाद 62.384, ये आ गया। टोटल कितना आ गया यहाँ पे, ये कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपका, मैं टोटल कर लेता हूँ ना इसका। तो आपका ये वाला पोर्शन हो गया, दैट इज़ 106.7 ले लेता हूँ माइनस ये 96। तो NPV हमारा कितना आ गया यहाँ पे, -96। NPV आ गया हमारे यहाँ पे 10.7, है ना। तो 10.7 का हमारा क्या निकला, ये NPV निकल गया। अब हम सेम एज चलेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसका नेट ऑफ टैक्स ले लेंगे, फिर सेम जैसे ऊपर हुआ है वैसे ही कर देना है इसको भी, क्योंकि ये 10% के रेट के हिसाब से है। तो ये हो गया, दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू यूनिट टू फैक्टर। अब हम यहाँ पे कितना लेंगे, 10 लेंगे, ये होगा दैट इज़ 12 ईयर्स। फिर प्लस करेंगे, दैट इज़ यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने 10% के हिसाब से है। और ये कितना जाएगा, ये 12th ईयर का जाएगा। ये कितने पे जाएगा, यहाँ पे 112, ठीक है। और ये माइनस कर दो यहाँ पे 96 का क्या, ये हमारा आउटफ्लो है। बस अब इक्वेशंस को आप संभाल लो आप। तो 5 के हिसाब से तो आया है मेरा यहाँ पे। अब ये कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया, वैसे ही करना है आपको सेम। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखता कौन जल्दी करता है। तो दैट इज़ हो गया यहाँ पे 5 × 6.81। तुम बोलोगे सर आपको तो आता ही है, हमें नहीं आती। कोई नहीं बेटा, आप सीख जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये आया इंटू 112, ये कितना आ गया आपका यहाँ पे 35.67 69 कर लेते हैं। और ये हो गया 96। अब यहाँ पे कितने की 5 × 6.81, फिर इसका 35.69, ये जोड़ा हमने, कितना आ गया ये 69.74 माइनस ये 96, ये कितना आ गया -26.26। ये आपकी क्या आ गई, आपकी NPV आ गई। तो जब भी आप IRR निकालते हो ना, तो आपका एक रेट वाला का NPV क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक रेट क्या होगा, दैट इज़ वो नेगेटिव होगा, तभी आपका IRR का रेट करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करा कि कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो किया मैंने, है ना। अब देखिए ये अब बस, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको IRR की फॉर्मूला में लगा देना है इसको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो IRR का लोअर रेट क्या निकला हमारा, यहाँ पे 5% है, प्लस लोअर रेट का NPV क्या आया था, ये लोअर रेट का NPV ये आया था, दैट इज़ प्लस में, है ना। तो 10.7, अब यहाँ पे 10.7 लोअर रेट का NPV, फिर माइनस कर देंगे यहाँ पे क्या, हायर रेट का NPV, हायर रेट का 26.26, तो ये माइनस के फॉर्म में आ जाएगा 26.26। तो ये आपने कर दिया। फिर उसके बाद आप डिफरेंस वाला ले लो यहाँ पे,
है ना। तो इस तरीके से फॉर्मूला में आपने पुट कर दिया। अब इसका कैलकुलेशन कर लो यहाँ पे, तो 5 प्लस, तो ये तो हमारा 10.7 ही होगा। बस नीचे आपको क्या करना है, ऐड कर देना है यहाँ पे 26.26 प्लस 10.7, ये कितना आ गया 36.96 इंटू ये हो गया 5, तो 10.7 डिवाइड बाई 36.96 इंटू 5 प्लस 5, तो ये आपका कितना हो गया, दैट इज यहाँ पे 6.45% आएगा। तो ये इस तरीके से आपको क्या निकालना है यहाँ पे केडी। तो ये आईआरआर जो रेट निकला ना, ये आपका क्या बन गया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि वाईटीएम अप्रोच के अकॉर्डिंगली था। तो आईआरआर बेसिकली होता क्या, आईआरआर इज द रेट वेयर द एनपीवी जो होगी ना, आपकी एनपीवी जो होगी वो क्या होगी, दैट इज यहाँ पे जीरो, मतलब कैश इनफ्लो इक्वल टू कैश आउटफ्लो, मतलब नहीं आपकी प्रॉफिट नहीं लॉस। तो ये एक ऐसा रेट है, मैं कह सकता हूँ, जहाँ पे आपके कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लोज क्या होते हैं, दैट इज बराबर होते हैं। तो इसको बोला जाता है बेसिकली आईआरआर टेक्निक, है ना। तो ये आपको इस तरीके से क्या करना है, 2 डिस्काउंट रेट को एज्यूम करके फिर उसके बाद आपको ये बनाना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप देख लीजिएगा दोबारा पॉज करके वीडियोस का ना। तो इस तरीके से ये हमने कर लिया। अब हम इसका क्वेश्चंस आपको एक बार दिखा देते हैं कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं करा। तो 3 नंबर का आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। तो 3 नंबर में केडी हमारे पास कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आता है, दैट इज 14.4 या तो फिर कॉस्ट ऑफ केडी दैट इज वाईटीएम अप्रोच बोला है यहाँ पे। तो ये तो खैर टेबल के फॉर्म में बनाया हमने, शॉर्टकट लगाया। तो जब भी आपका कैश फ्लोज अगर एक मतलब सेम सा रहे ना, इक्वल कैश फ्लोज रहे, तो आप वो वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो जो मैंने करा है। अदरवाइज़ फिर आपको टेबल के फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा, जैसे ये इन्होंने बनाया हुआ है। और देखिए लास्ट में इनका क्या है, दैट इज यहाँ पे 6.45 और हमारा आंसर भी क्या है, दैट इज 6.45। तो देयरफॉर केडी इक्वल्स टू दैट इज यहाँ पे 6.45, ये आ गया। तो इस तरीके से बच्चे हैं दोस्त, हम ये करके चलेंगे, है ना। तो मेरे भाई हो बस, चलिए। हाँ जी दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, दैट इज यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और कोई भी आपको डाउट होता ना, तो आप कमेंट बॉक्स पर डालें कि सर हमें यहाँ पे ये डाउट हुआ है, प्लीज़। सर भी बोल सकते हैं, भैया भी बोल सकते हैं, भैया प्लीज़ आप मुझे ये बता दीजिए, मतलब अपनापन एक हमें फील होनी चाहिए। अब हम चलते हैं, दैट इज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दैट इज़ 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई लोग, ये देखो अभी बोल रहा है कि दैट इज मॉस्को लिमिटेड विशेस टू रेज एडिशनल फंड कितने के, दैट इज 10 लाख रुपए की। तो जो मॉस्को लिमिटेड कितना फंड रेज करना चाहता है, 10 लाख रुपए रेज करना चाहता है फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स। अब भाई को मॉस्को लिमिटेड को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। फिर कह रहा है कि 2,10,000 रुपये जो ना, वो किसके, उसके रिटर्न अर्निंग पड़ी, मतलब 2,10,000 रुपये उसके जेब में पड़ी हुई है खुद ही, अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही है। अब यहाँ पे डिटेल आपको दे रखा है, जिसमें आपको डेट इक्विटी मिक्स दे रखा है, मतलब ये आपका क्या है, डेट इक्विटी रेशियो है, इसको बोलते हैं यहाँ पे क्या, डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो मतलब ये कितना हो गया, दैट इज 3 आपका मतलब 3:7 है, मतलब 30% आपका क्या डेट है और 70% की आपकी क्या इक्विटी है। मतलब आप कोई भी अगर फंड रेज करते हो ना, तो उसमें आपका ये कॉम्पोनेंट ही होगा कि 30% आप डेट से करोगे, 70% आपकी इक्विटी से होगा, वो दिया हुआ है। फिर आपका कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में क्या बोला है कि कह रहे हैं कि अप टू 1,80,000 रुपये तक 10% का ब्याज रहेगा। मतलब कि आप कितना भी अमाउंट आप रेज करो, तो 1,80,000 तक का पहला स्लैब इन्होंने बनाया कि भैया हम उस पर आपका 1,80,000 का जो हम पैसा रेज करेंगे ना, वो 10% के ब्याज पर ही करेंगे बिफोर टैक्स के हिसाब से। फिर कह रहा है कि जो 1,80,000 के ऊपर जितना भी होगा, उसके हिसाब से हम कितना, हमारा कूपन रेट कितना होगा, दैट इज 16% का, दैट इज ब्याज रेट होगा। तो इस तरीके से ये दोनों बाइफर्केट कर दिया गया है। फिर देखिए, फिर कह रहा है ईपीएस कितने की है, यहाँ पे ईपीएस दे रखा है आपका 4 रुपये का, और यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% ऑफ अर्निंग्स। तो मतलब मेरे डीपीएस कितना हो गया यहाँ पे, डिविडेंड पर शेयर, ये सब मैंने सारी डिटेल कर रखी है, रेशियो एनालिसिस में बताई है, डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में बताई है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में मैंने बताई हुई है। तो जिन बच्चों का डाउट है वो प्लीज़ देखें पीछे के वीडियोज़। तो अब यहाँ पे 4 रुपये का, यहाँ पे दैट इज़ 50% कितना हो गया, दैट इज़ मेरा यहाँ पे 2 रुपये का जो है वो क्या आ गया, डिविडेंड पर शेयर आ गया। अब आपको देखें यहाँ पे ग्रोथ रेट भी गिवन है यहाँ पे क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन बढ़िया है। अब उसके बाद करंट मार्केट प्राइस भी दे रखे हैं, 10% का आपका ग्रोथ रेट है और करंट मार्केट प्राइस आपकी 44 है और टैक्स रेट आपको दे रखा है यहाँ पे। तो ये मैं क्वेश्चंस मार्क कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी आपके एग्जाम पर्पज से। फिर आपको पहला देखिए, पहला बोल रहा है कि आपको पैटर्न बताना है फॉर द रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। क्या पैटर्न क्या है कि किससे मैं कितना पैसा उठाऊंगा, वो आपको एक पैटर्न आपको बताना है यहाँ पे। चलिए पहले पैटर्न निकाल लेते हैं।
पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल डेट, ठीक है, पैटर्न निकालना है। तो अल्टीमेटली हमें चाहिए कि 10 लाख रुपए की चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, इक्विटी। अब इक्विटी कितना हमारा देखे थे, इक्विटी हमारा 70% का बोला है, मतलब कि 10 लाख में 70% कितना हो गया, दैट इज यहाँ पे 7 लाख रुपए की हो गई। लेकिन आपके पास रिटर्न अर्निंग भी पड़ी हुई है, तो जब भी अगर हम, होता क्या है कि जब आप इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स निकालते हो ना, तो आपको इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस उसमें रिटर्न अर्निंग, रिजर्व सरप्लस सारी चीज़ें आती हैं। रिटर्न अर्निंग आपका रिजर्व सरप्लस का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि इक्विटी जब आपको दिया गया, इसका मतलब है कि आपका रिटर्न अर्निंग का अमाउंट भी इसमें छुपा हुआ, मतलब एक तरह से ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न अर्निंग का पार्ट निकालेंगे। तो रिटर्न अर्निंग पार्ट आपका कितना दिया हुआ है, 2,10,000 रुपये ऑलरेडी। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, 2,10,000 रुपये माइनस कर देंगे, है ना। ये क्या है, अरे यार, तभी मैं बोलूँ कि ये इतना वो क्यों हो रहा है। एक मिनट, हम इसको थोड़ा सही कर देते हैं। आई होप ये आपने लिख लिया हो। तो मैं इसको ना मिटा रहा हूँ, मिटाता नहीं हूँ इसको, एक काम करते हैं, इसको छोटा ही कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कर लेते हैं। बहुत जगह है, कहाँ जगह है, बहुत जगह है। ये देखिए चौथा नंबर। तो ये हम पहले क्या निकालते हैं, पैटर्न निकालते हैं। पैटर्न फॉर रेजिंग, क्या बोला था क्वेश्चन हमको निकालने के लिए, पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फंड्स। तो आपके पास तो अल्टीमेटली कितना है, मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे 10 लाख रुपए तो आपके पास है ही, जो आपको रेस करना है। अब देखिए इक्विटी, तो इक्विटी आपका यहाँ पे बोल रखा है दैट इज 70% का, क्या दैट इज आपका इक्विटी है। तो मैं 10 लाख का अगर सीधे निकालूंगा 70%, तो ये कितना आ गया, दैट इज 7 लाख रुपए की आ गई। बट इसमें रिटर्न अर्निंग का पोर्शन भी है, तो हम ये क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो कितना आ गया था हमारे यहाँ पे, ये 4,90,000 रुपये मेरा इक्विटी का पोर्शन आ गया था। मतलब आपको रिटर्न अर्निंग ये मान के चलना कि यार इक्विटी, क्योंकि ओनर्स का पैसा ना यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे एक सीधा मान के चलिए कि इक्विटी होल्डर्स के ऑनर है मेरा, है ना। तो मैं इक्विटी होल्डर हूँ, मैं ही कंपनी का मालिक हूँ। तो जब मैं कंपनी का मालिक हूँ तो ऑलरेडी मेरे जेब में कितने पड़े हैं, 2,10,000 रुपये पहले से पड़े हैं। तो जब मैं एडिशनल फंड लगाऊंगा, और मेरी रेशियो कितनी है कि 3:7 है, मतलब 7, जो 70% जो फंड रेस कहाँ से होगी, इक्विटी से होगी। तो मैं 7 लाख रुपए जब मार्केट में लगाऊंगा तो मेरे पास 2,10,000 तो ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैं एडिशनल कितना लगाऊंगा, 4,90,000 ही लगाऊंगा। फिर उसके बाद अब रिटर्न अर्निंग कितना हम कर लेंगे, रिटर्न अर्निंग हम यहाँ पे कर लेंगे 2,10,000 रुपये। फिर आपको बोला क्या है कि अब यहाँ पे डिवेंचर्स, तो डिवेंचर्स यहाँ जो है देखिए, तो डिवेंचर्स आपको बोला 1,80,000 तक कितने के 10% के हिसाब से हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो 1,80,000 के हिसाब से तो ये लिमिट आपकी बनी हुई है कि जो केडी है वो कितने की है, 10% वाला है। और जो केडी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये डेट है ना, और एक डेट कितने की, अगर आप 1,80,000 से ज़्यादा जाते हो तो वो कितना पड़ेगा आपको यहाँ पे,
16% का ब्याज पड़ेगा। तो जो डिफरेंस होगा दैट इज़ वो कितने की होगी, डिफरेंस से भी सीधा आप निकाल सकते हैं कि 3 लाख का तो टोटल ब्याज है ही, मतलब अगर मैं 10 लाख रुपए का अगर फंड रेज करना चाहता हूँ तो मेरी इक्विटी ऐसे समझिए आप, और ये हो गया डेट। तो यहाँ पे इक्विटी का दे रखा है यहाँ पे 70% और ये दे रखा है यहाँ पे 30%। तो 10 लाख का कितना हुआ, दैट इज़ ये 7 लाख रुपए होगी और ये हो गई यहाँ पे 3 लाख रुपए की। अब इसमें से मेरा ऑलरेडी रिटर्न अर्निंग का कितना लगा हुआ है, 2,10,000 रुपये। तो मैं एडिशनल इक्विटी कितना रेस करूँगा, दैट इज़ 4,90,000 रुपये करूँगा। और 3 लाख के पोर्शन को मैं क्या करता हूँ, ये 1,80,000 आपको बोला है एट द रेट कितने पे, 10% के हिसाब से। और दूसरा जो होगा 1,20,000 रुपये बैलेंस, ये आपके कितने पे हो जाएगा, ये 16% के हिसाब से हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बाइफोगेट कर लेंगे। तो मेरा ये कितना हो गया, दैट इज़ यहाँ पे 1,20,000 रुपये, जो कि 16% का रेट की, ये 10% वाला है और ये कितना, ये 16% का है। ये रिटर्न अर्निंग का अमाउंट है और ये हो गया मेरा इक्विटी का अमाउंट, है ना। ये 10 लाख आ गया। तो ये एक पैटर्न हो गया फॉर मेरी रेजिंग द बेसिकली एडिशनल फंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और दोस्तों आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इंटर वाले भाइयों के साथ शेयर कीजिए, अच्छे से कीजिए, है ना। बस आपका सपोर्ट चाहिए, मैं भर भर के अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। कोई लोग इतने टीचर्स लोग पैसा वैसा लेते हैं, इतने लेक्चर्स महंगे होते हैं, कोई कोई बड़े बड़े जो टीचर्स होते हैं 20-20 हज़ार रुपये एक लेक्चर, समझ रहे हैं आप। लेकिन ज़रा से मेहनत खुद करेंगे तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा पर्पस ये है कि एक अफोर्डेबल प्राइस में मैं आपको क्लास लेक्चर्स अवेलेबल कराऊँ, मेरा वही मोटिव है। बस आप लोग मेरा थोड़ा सपोर्ट और साथ रहिएगा। फिर हम देख रहे हैं, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे दैट इज बोला कि पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए, एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट बोला निकालने के लिए। तो पहली बात तो एवरेज, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है, एवरेज क्या चीज़ है यहाँ पे, वो सिंपल एवरेज नहीं कह रहा है यहाँ पे, आपको डिवेंचर आपको पोस्ट टैक्स के हिसाब से बोला ना निकालने के लिए। ये देखिए बोला ना यहाँ पे कि पोस्ट टैक्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बी पार्ट निकालेंगे। तो बी में हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट, है ना। तो मेरा 1,80,000 रुपये जो मेरा डेट है वो कितने पे है, तो मेरा 10% के हिसाब से 10%, और टैक्स रेट कितने के दे रखे हैं यहाँ पे, टैक्स रेट आपको दे रखा है 50% का दे रखा है। तो टैक्स रेट हम कर लेंगे यहाँ पे 1 माइनस 0.50, ये हो गया इंटू 1,80,000। तो यहाँ पे अमाउंट वाइज भी हम निकाल सकते हैं सीधे। ये आ गया 9 लाख, और हम दूसरा वाला निकालेंगे 16 इंटू 0.5, ये हो गया 1,20,000। ये कितना आ रहा है आपका, 9,60,000 रुपये, 9,60,000 रुपये। तो अब यहाँ पे निकाल लो, देयरफॉर एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। तो बेसिकली आपका कितना हो गया यहाँ पे, 9 लाख प्लस 9,60,000 डिवाइड बाई 3 लाख, ये ज़्यादा जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना यहाँ पे 6.2% आ गया। तो इसको परसेंटेज के फॉर्म में कैसे निकालेंगे हम, इसके परसेंटेज के फॉर्म में हम सीधा ऐसे निकाल सकते हैं, नेट ऑफ टैक्स के हिसाब से ना। यहाँ हमने क्या किया ना, इसको हमने फिगर के तौर पे लिख लिया ना, अमाउंट नहीं होगा। ये एक्चुअली क्या है, ये तो परसेंटेज में है ना, 10% 16%। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1,80,000 का 5%, दैट इज ये 9,000 हो गया ना, ये 9,000 हो गया। और यहाँ पे 1,20,000 का ये 8% हो गया, दैट इज 9,600 हो गया। तो यहाँ पे हम जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको इसमें एक शून्य और जोड़ देना और इसको ये कर देना। अब देखिए यहाँ पे तो 9,000 प्लस 9,600 डिवाइड बाई 3 लाख,
और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, जिससे कि आपके परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगी। ये तो मैथ्स पता ही होगा, बट फिर भी मैं कर देता हूँ, इंटू 100। तो ये हमारा आ गया दैट इज 6.2%। तो देयरफॉर हमारा KD कितनी की आ गई यहाँ पे, 6.2% आ गई। इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट निकाला। तो ये आपको इस तरीके से पोस्ट एवरेज टैक्स, मतलब आपको सिंपल है नेट ऑफ टैक्स लेके ही करना था आपको यहाँ पे। ये भी आ गया। अब देखिए यहाँ पे बोला है थर्ड वाले में देखिए, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने के लिए बोला है। और रिटर्न अर्निंग हमारा क्या है, फिगर हमें गिवन ही है यहाँ पे 7 लाख रुपए टोटल है, जिसमें से 2,10,000 का हमारा रिटर्न अर्निंग है। कहाँ गया भाई साहब, राधे राधे। तो हमें निकालना है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ KR और कॉस्ट ऑफ, तो अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन साइलेंट हो तो ऑलवेज क्या मान के चलो कि कॉस्ट ऑफ KE जो है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू KR ही होता है। तो KE अगर हम निकालेंगे तो हमारे लिए KR ही है, सेम रेट ही होता है, दोनों इक्वली होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज यहाँ पे D0 1 + G अपन P0 प्लस ये ग्रोथ। तो यहाँ पे D0 देखिए, तो D0 अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चंस में हमारा कितना था कि डिविडेंड कितना पे हो रहा है। डिविडेंड पे हो रहा है आपका यहाँ पे 50% ऑफ अर्निंग, मतलब 2 रुपये का, तो आपका क्या होगा, दैट इज ये DPS आ गया। और ग्रोथ रेट आपकी कितने 10% है, और करंट मार्केट प्राइस आपकी 44 है। तो निकाल लीजिए आप। तो ये होगी दैट इज आपकी 10% का ग्रोथ रेट है, ये आपकी 44 हो गई, और ये हो गया 10% का। तो आपका KE निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1.1 डिवाइड बाई 44 प्लस 0.1। तो ये आपका कितना आ गया, दैट इज ये 15% का क्या आ गया, ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया है ना। इस तरीके से आप निकाल लोगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग सेम ही है, क्योंकि हम यहाँ पे ओवरऑल बेसिस पे निकाल रहे हैं। तो आपका ये C पार्ट भी हो गया। अब D पार्ट में लास्ट आपको बोल दिया, दैट इज क्या निकालने के लिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए बोल दिया यहाँ पे। तो सिंपल है ये, बस खाली आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो गया, दैट इज ये 15% इंटू। अब यहाँ पे देखिए 7 लाख रुपए का तो मेरा पूरा क्या था, हम अलग अलग भी कर सकते थे, बट मैं चाहता हूँ कि मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिटर्न अर्निंग को साथ ले लूँ। ये हो गया 10 लाख रुपए प्लस, और इसका क्या आ गया, दैट इज यहाँ पे 6.20। ये पोस्ट टैक्स है, तो इसमें आप दोबारा टैक्स को माइनस मत करना। ये 6.2 जो है ना, ये टैक्स कटने के बाद आया। और यहाँ पे कितने की डेट की वैल्यू होगी, 3 लाख रुपए की, और ये हो गए यहाँ पे 10 लाख रुपए टोटल। तो अब यहाँ पे देखिए आपका कितना है, ये आ गया आपका यहाँ पे 10.5 प्लस ये आ गया आपका 1.86, कितना आ गया 10.5, ये आ गया आपका 12.36%। तो ये आपका आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे निकालना है। गाइस ये ध्यान रखना, आपको यहाँ पे फिर दोबारा टैक्स माइनस नहीं करना है, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, है ना। ये आपको क्या करना है, 6.2 ही लेना है यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम इसका एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे। हेलो, हाँ जी दोस्तों, चलिए देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर दैट इज हमें 5 करना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि डिटरमाइन द बेसिकली कॉस्ट ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग, देख तो बुक वैल्यू लेके चल रहा है और एक मार्केट वैल्यू लेके चल रहा है, और इसको निकालना क्या, दैट इज यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपसे ना टोटल ऑफ फर्म के लिए पूछा जा रहा है। तो जब फर्म के लिए जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा जाए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल नहीं पूछ रहा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है। तो ये क्या है, दैट इज यहाँ पे ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, KO भी बोलते हैं। तो ये क्या आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आप ध्यान रखिएगा।
और जब भी इस तरह के इन्फॉर्मेशंस भी गिवन हो ना तो ये एक हिंट है, एक साइन है कि भैया ये पूरा का पूरा ओवरऑल पूछ रहा है कि पूरे फर्म का क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको देखिए इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है जिसकी बुक वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, और एक आपको यहाँ पे मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर्स आपको दी हुई है कितना, 1,20,00,000 का, ये 2 करोड़ का दिया हुआ है। रिटर्न अर्निंग दी हुई है, और प्रेफरेंस शेयर्स रिटर्न अर्निंग मार्केट वैल्यू पे नहीं होता, ये सिर्फ बुक वैल्यू होती है। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा है, डिवेंचर्स। अब देखें यहाँ पे बोला है कि इक्विटी शेयर्स आर कोटेड कितने, 130 रुपये पर शेयर्स पर, लेकिन जो न्यू इशू प्राइस है वो कितने की, 125 रुपये पर शेयर्स। तो हमको कोटेड वाले नहीं लेना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये आपको नहीं लेना। आपको क्या लेना है यहाँ पे, न्यू इशू प्राइस कितने पे लेना है, 125 रुपये के हिसाब से, जो कि फुल्ली सब्सक्राइब है। एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट, अब यहाँ पे देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट भी आ गया, 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपका ये फ्लोटेशन कॉस्ट आ गया ना। फिर सेकंड वाले में पढ़ते हैं, सेकंड वाला क्या कह रहे थे, डिविडेंड के बारे में क्या है। अब डिविडेंड क्या है कि ड्यूरिंग प्रीवियस 5 ईयर्स, अच्छा मैं बोलना चाहूँगा ये आपका क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको तो चार्ट ही जाना आप ढंग से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पे बोला है कि डिविडेंड जो है ना आपका यहाँ पे 5 ईयर्स डिविडेंड दिया हुआ है, और डिविडेंड स्ट्रिक्टली इंक्रीज किया जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 10 रुपये 60 पैसे से लेके कितना तक गया है, 14 रुपये 19 पैसे तक गया पर शेयर के हिसाब से। एंड डिविडेंड एट द एंड ऑफ करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी दैट इज 15% पर शेयर, 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो D0 इक्वल्स टू एक और था जो मैं यहाँ आपको लिखवाना भूल गया, जब हम शुरू में लिख रहे थे ना कि ये, तो डिविडेंड एज ऑन टुडे भी बोलते हैं इसको, या फिर डिविडेंड करंट ईयर का भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, अल्टीमेटली D0 ही होता है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो मेरा ये क्या हो गया, दैट इज D0 हो गया यहाँ पे 15 रुपये, है ना, डिविडेंड पर शेयर। फिर कह रहा है ये प्रेफरेंस शेयर्स का डेटा दिया हुआ, ये आपको डिवेंचर का दिया। प्रेफरेंस शेयर्स कह रहा है दैट इज 12% का प्रेफरेंस शेयर जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, और रियलाइज्ड हो रही है दैट इज कितने पे, 105 रुपये पे, मतलब ये रिडेम्पशन वैल्यू है। और डिवेंचर में क्या हो रहा है कि जो 11 साल की आपकी डिवेंचर है, 15 रुपये 15% जो आपकी कूपन रेट के हिसाब से, और इल्ड ऑन डिवेंचर इज सिमिलर मैच्योरिटी एंड क्लास रिस्क क्लास कितने दे रखा, 16%। मतलब कह रहा है कि एक सिमिलर काइंड ऑफ डिवेंचर्स के रेट कितने में है, वो 16 रुपये के हिसाब से उसकी कूपन रेट है, और आपकी वाली कितने के 15% के हिसाब से। और यहाँ पर भी आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपका फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितने के, 35% के हिसाब से आपकी क्या है कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, तो हमको निकालना क्या है। और यहाँ पे बोला कि जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो क्या निकलेगा, वो फेस वैल्यू पे निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसका भी जस्ट श्री गणेश करते हैं हम लोग। अब तो ये तू छोटा हो जाए दोस्त। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए डेटा आपको गिवन है, देखिए तो डेटा आपको क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला आपको तो पता ही होना चाहिए। हाँ सर मालूम है, चलो तो सही है यार। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वस्ट हो गया, देखिए यहाँ पे तो हम करते थे दैट इज यहाँ पे D1 अपन P0 प्लस ये ग्रोथ। तो अगर D1 के हिसाब से कैसे निकालता है, D0 1 प्लस ग्रोथ P0 प्लस ये जी, है ना, इस तरीके से हमने निकाला। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो D0 हमारा कितना दिया हुआ है, 15 रुपीज़ के हिसाब से दिया हुआ है, और ग्रोथ रेट आपको निकाला हुआ है। यहाँ पे ग्रोथ रेट आपको निकालना है, यही तो इसमें इंटरेस्टिंग खेला था। प्लस और ये आपको प्राइस गिवन है,
प्राइस आपको दिया हुआ दैट इज़ यहाँ पे 125 रुपये का और 5% का फ्लोटेशन कॉस्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो 125 माइनस ये 5 है ना, तो मैं यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट लिख देता हूँ। जहाँ जिस क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट है आपको वहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। और देखिए एक चीज़ और भी मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ कि फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब यहाँ पे हमने 125 क्यों लिया, हमने 130 भी तो ले सकते थे, लेकिन आपके क्वेश्चंस में फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है। इसका मतलब इंस्टीट्यूट ये चाहती है कि आप ये एज्यूम करो कि फ्लोटेशन कॉस्ट जो होता है वो ऑलवेज किस पे इशू होता है, जो आप नए इशू शेयर करते हो ना, नए इक्विटी शेयर को इशू करते हो तो उसके इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है, तो वो हमारा कितना 125 रुपये है। तो इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि आप 125 लीजिए जिसमें कि फ्लोटेशन माइनस करके ही आप क्या निकालें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालें। अब हमें क्या निकालना है, ग्रोथ निकालना है। तो ग्रोथ निकालने के लिए देखिए इसका एक इक्वेशन होता है यहाँ पे, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, फिर एक बार मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है आप देखिए ग्रोथ हम कैसे निकालते हैं। तो ग्रोथ जो है यहाँ पे हम डिविडेंड क्या कह रहा है कि इंक्रीज होता जा रहा है, पिछले 5 सालों में डिवेंचर इंक्रीज हुआ कैसे, 10.10 रुपये 60 पैसे से लेकर आपकी 14 रुपये 19 पैसे तक ये पहुँचा है पूरे 5 साल में। तो इसका हो जाएगा इक्वेशन, तो 10 रुपये कितना था ये 60 पैसा ना, तो 10 रुपये 60 पैसा और ये ग्रोथ ले लेते हैं ये 5 ईयर तक, और ये कितना 14 रुपये 19 पैसा पर शेयर के हिसाब से। तो ये बस प्रेजेंट वैल्यू वाला खेला है कि प्रेजेंट में अरे इतने की वैल्यू और इतने से मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, तो मतलब ये कंपाउंडिंग होते हुए जाएगा और लास्ट में ये मेरी क्या आएगी, दैट इज़ ये मेरी फ्यूचर वैल्यू आ गई इतने की। तो अब इसके इक्वेशन को हम तोड़ देंगे, यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर लो आप यहाँ पे। तो 1 प्लस जी का ये हो गया दैट इज़ 5 इक्वल्स टू 14.19। तो मेरा हो गया दैट इज़ 1 प्लस जी का ये हो गया दैट इज़ 5, तो 14.19 डिवाइड बाई हो गया 10.60। तो ये इक्वेशन कितने की हो गई यहाँ पे 14.19 डिवाइड बाई 10.6। तो ये हो गया दैट इज़ यहाँ पे 1.33867 है ना। एक्यूरेसी के लिए हम थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे डिजिट ले लेंगे। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 है ना, लिख सकते हैं ऐसा। अब इसके इक्वेशन को देख लीजिए, तो यहाँ पे 1 प्लस जी इक्वल्स टू 1.33867। अब हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे 0.2, इसका पावर कितना हो जाएगा, दैट इज़ 0.2 हो जाएगा ना। तो ये होगा दैट इज़ 0.2। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये हम एक ट्रिक के मतलब कैलकुलेटर के हिसाब से करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ। अब देखें यहाँ पे कि 1.33867 इतना हमने लिया, ये देखिए। अब इसको क्या करूँगा मैं, रूट अंडर कितने बार करना है, 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना आ गया। इतना मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे है ना। तो ये रूट अंडर लेकर के मैंने स्टेप्स लिख दिए, स्टेप ये 1 हो गया ना, जिससे कि आप इसमें ना पक्के हो जाओ बस। तो 1.33867 इतना हो गया, जिसको आपने कितना किया यहाँ पे 12 टाइम्स आपने कैलसी पर, अरे कितना किया आपने यहाँ पे 12 टाइम्स किया, जिससे कि इसकी वैल्यू कितनी गई है 1.4 टाइम्स 0 7121427 है ना, इतना आया। अब क्या कीजिए आप यहाँ पे, अब आप -1 कर दीजिए। तो -1 कर दिया हमने यहाँ पे। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, यहाँ पे -1 करना है, तो जिससे आपकी वैल्यू कितनी की आई 0.4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0 7121427 है ना, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, स्टेप 3 में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना ये वाला, जो ये 0.2 है ना, ये 0.2 का मल्टीप्लाई कर दो आप। तो मल्टीप्लाई कर दो 0.2, फिर इक्वल्स टू कर दो दैट इज़ इतना। तो ये आपका कितना आ गया यहाँ पे, फिर ये आ गया दैट इज़ यहाँ पे 4 टाइम्स 0 1424285, ये इतना आ गया। अब चौथे स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पे फिर +1 ऐड कर देना, फिर +1
ये ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। आपको क्या करना है, +1 ऐड कर देना है यहाँ पे। 1.4 टाइम्स 0 1424285 है ना। ये देखिए इतना वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हाँ जी, अब देखिए पांचवा स्टेप क्या है यहाँ पे। तो पांचवा स्टेप मेरा क्या आया था यहाँ पे, हमने रूट अंडर ले लिया यहाँ पे, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, इंटू -1 करा यहाँ पे। अब ये वैल्यू जो आई ना हमारे पास 1.4 टाइम्स 0 1424285 इतना आया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि अब इसको इक्वस टू मल्टीप्लाई और इक्वस टू ये कितना करना है आपको, ये 12 टाइम्स करना है। तब देखिए इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना आ गया। ये देखिए वैल्यू आपके सामने है ये। तो मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पे 1.0600735425 है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया। अब आपका ये वैल्यू आ चुका है। तो वैल्यू आप डेसिमल के बाद दैट इज कितना ले लो, दैट इज 3 डिजिट ले लो आप यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारी वैल्यू आ गई, ये देखिए। तो यहाँ पे 1 + g = ये वैल्यू आ गई 1.0600। तो आप यहाँ पे ग्रोथ की वैल्यू निकाल लो 1.0600 -1 तो हो गया दैट इज़ 0.0600। अब इसको परसेंटेज के फॉर्म में करने के लिए 0.6 इंटू इसको 100 कर दो, ये आपके 6%। तो इस तरीके से आपका देखिए ग्रोथ आ चुका है ना। दोस्तों कैसा लगा आपको, मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने काफ़ी मेहनत से चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाली। अब यहाँ पे ग्रोथ देखिए, तो ग्रोथ हमारा कितना हो गया, दैट इज़ 0.06 है ना, 6% के हिसाब से है। और ये हो गया दैट इज़ 0.6, यहाँ पे ले लो आप। तो ये आपका कितना आ गया 15 × 1.06। तो ये आ गया आपका यहाँ पे 15.9 और ये हो गया 120, ये हो गया +06। तो 15.9 डिवाइड बाई 120.06। तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पे 19.25% का ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया ना। ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। तो चलिए ये हमारा पहला नंबर तो आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब दूसरा क्या बोला यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो निकाला। अब हमें रिटर्न अर्निंग निकालना है। तो रिटर्न अर्निंग की वैल्यू देखिए 30 लाख रुपए दिया हुआ ना। तो हम यहाँ पे रिटर्न अर्निंग सेम निकालेंगे। आपको मैंने बताया था रिटर्न अर्निंग का फॉर्मूला और जो के होता है ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम ही निकलता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनमें, बस एक चीज़ का डिफरेंस है यहाँ पे। तो मैं KR निकाल लेता हूँ। तो KR के भी दैट इज सेम फार्मूला D0 × 1 + G अपन यहाँ पे P0 और ये हो गया +0। आप बोलोगे अरे सर यहाँ पे आप फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लोगे। नहीं बच्चे दोस्त, फ्लोटेशन कॉस्ट कैसे ले सकते हैं हम यहाँ पे, आप खुद देखो। फ्लोटेशन कॉस्ट कब हम लगाते हैं, जब भी हम कब होता है हमें फ्लोटेशन कॉस्ट, खर्चा कब है हमारा ये, जब भी हम कोई नया इक्विटी शेयर इशू करता है तभी वो फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा आता है। लेकिन ये तो रिटर्न अर्निंग है ना। रिटर्न अर्निंग तो हमारे जेब में ऑलरेडी 2,10,000 रुपये पहले 2 लाख के जितने की 30 लाख रुपए की अमाउंट थी वो ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपको फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लेना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने फ्लोटेशन कॉस्ट ली तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ग्रोथ आप ले लीजिए और ये आ गया आपका यहाँ पे 125 रुपये आएगा यहाँ पे और ये होगा 0.6। अब यहाँ पे देखिए आपका कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग आ जाएगा यहाँ पे। तो 15 × 1.06 डिवाइड बाई 125 + 0.06। तो ये आ गया यहाँ पे 18.72। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका दैट इज कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग आ गया। तो ये हमने दूसरा नंबर भी निकाला। अब हम तीसरे निकालेंगे, दैट इज यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलेगा यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेट से पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर्स निकालेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर केस में आप देखिए 15% प्रेफरेंस शेयर दे रखा है विद फेस वैल्यू 100 रुपीज़, जिसका रियलाइजेशन कितना अमाउंट है, दैट इज यहाँ पे 105 रुपये पर शेयर के हिसाब से।
है ना। तो इसको हम सीधे निकाल लेंगे यहाँ पे, तो ये तो हमारा सिंपल है, निकल जाएगा। तो ये हो गया दैट इज़ यहाँ पे केपी। तो केपी कैसे निकालेंगे यहाँ पे, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई P0। तो ये कितना आया था हमारा 15% है ना, और ये 1 से 5 था। कंफर्म कर लेता हूँ, जस्ट लेट मी कंफर्म कि वही है। 15% का आपका प्रेफरेंस डिविडेंड रेट है और फेस वैल्यू 100 की है। तो डिविडेंड तो ऑलवेज आपके फेस वैल्यू पे निकलेगा, जो कि यहाँ पे कितने की 100 रुपये के हिसाब से 15% मतलब 15 रुपये आपका डिविडेंड हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड, और 100 रुपये का आपका रियलाइज्ड मतलब रिडेम्पशन वैल्यू। तो ये हमने क्या किया, P0 हमने ले लिया ना। तो ये कितना आ गया, दैट इज़ यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 105 इंटू 100, ये आपके 14.29%। तो ये इस तरीके से आपका क्या निकल गया यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी निकल गया। अब लास्ट है आपका यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट निकालना। कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए क्या बोला, 11 साल की है आपकी लाइफ है, मतलब प्रपोजेस टू इशू, और यहाँ पे 15% का दैट इज क्या है, डिवेंचर रेशियो है, मतलब कूपन रेट है ना, कूपन रेट, डिवेंचर रेशियो मैंने बोल दिया, कूपन रेट है। मैच्योरिटी एंड रिस्क सेम क्लास की दे रखी है आपके 16% की। यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट दैट इज कितने की, यहाँ पे 2% है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे यहाँ पे, अब देखिए जब इस तरह का जब क्वेश्चन आता, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना, अप्रोक्सीमेशन फार्मूला यूज़ करना है ना, अप्रोक्सीमेशन ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम सीधे चलते हैं यहाँ पे चौथा नंबर में, यहाँ पे केडी निकालने के लिए। तो केडी का फॉर इसका अप्रोक्सीमेशन बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, केडी कैसे निकालते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट, ये 1 माइनस टैक्स हो जाता है अगर टैक्स आपका गिवन है तो, प्लस ये रिडीमेबल वैल्यू, और ये होगा नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय n, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, क्यों है कैसे आया सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है ना। तो इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो इंटरेस्ट हमारा बस कितना का था, केडी दे रखा है यहाँ पे 15% के हिसाब से, है ना। तो 15 1 माइनस टैक्स के, ये तो हो गया आपका नेट ऑफ टैक्स आ गया, प्लस अब रिडीमेबल वैल्यू निकालनी है। तो रिडीमेबल वैल्यू निकाल लिया और नेट प्रोसीड्स निकालना। तो रिडीमेबल वैल्यू जो है कुछ आपको बताया यहाँ पे क्वेश्चंस में। तो रिडीमेबल वैल्यू जो है ना, ये आपका देखिए कितना है, रिडीमेबल वैल्यू जो है ये आपका 100 रुपये का यहाँ पे फेस वैल्यू हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं ना, क्योंकि अगर गिवन ना हो तो हम क्या लेके चलेंगे, दैट इज यहाँ पे फेस वैल्यू लेके चलेंगे। अब आपका नेट प्रोसीड्स नहीं दिया हुआ, तो नेट प्रोसीड्स का हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब नेट प्रोसीड्स हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स, कि अल्टीमेटली कितना पैसा मेरे पास आया है ना, इशू करने पर। तो सेम केडी मेरा एक दे रखा है, दैट इज 16% के हिसाब से दिया हुआ है यहाँ पे। और तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, दैट इज़ 15 डिवाइड में दैट इज़ 16, है ना। तो इसका एक शॉर्टकट है कि मेरा ऑलरेडी कितने की दे रखी है, हमारी एग्जिस्टिंग वाली कितने की रेट है यहाँ पे, कूपन रेट 15% की है, और जो न्यू जो मार्केट में है सिमिलर काइंड की वो दे रखा है यहाँ पे 16% के हिसाब से। तो एक ट्रिक ये है कि आप सीधे 15 डिवाइड बाई 16 कर दो, और आप इसको क्या करते हो, मल्टीप्लाई 100 कर दो। कितना आ गया, दैट इज़ 15 डिवाइड बाई 16 इंटू 100। तो ये आ गया दैट इज़ 93.75। टाइम यहाँ पे बिल्कुल सेव हो जाएगा। और आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट कितने की है, 2% है, दैट इज़ कि 100 रुपये की फेस वैल्यू थी जिसकी 2% दैट इज़ कितने, 2 हो गई। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, तो जो आपकी जो नेट प्रोसीड्स आएगी ना, देयरफॉर नेट प्रोसीड्स इक्वल्स टू क्या होगा, ये 93.75 माइनस ये 2 कर दो, तो 91.75 की क्या आ गई आपकी, ये नेट प्रोसीड्स आ गई। ये शॉर्टकट तरीका है, इसके और भी एक लेंदी मेथड है, बट इंस्टीट्यूट ने ऑल्टरनेटिव में वो भी दे रखा है, बट मैं चाहता हूँ कि आप ये यूज़ करें, क्योंकि इंस्टीट्यूट शॉर्टकट में ये यूज़ कर रहा है, तो सिंपली आप यूज़ कीजिए, उतना क्यों टाइम हमें लगाना फालतू में। तो ये कितना आ गया, दैट इज़ यहाँ पे ये 91.75, और ये कितना
ये हो गया 100 प्लस 91.75 डिवाइड बाई 2। अब इसके इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 15 इंटू 0.65 ये कितना आ गया, दैट इज 9.75 प्लस 100 माइनस 91.75 11, ये आ गया, दैट इज यहाँ पे 0.75 और इधर हो गया यहाँ पे 100 प्लस 91.75 डिवाइड बाई 2, ये हो गया हमारा यहाँ पे 95.875। 9.75 प्लस 0.75 और डिवाइड बाय कर लो 95.875, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर तो ये आपका आ गया 10.95%। तो परसेंटेज फॉर्म में लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना ही पड़ता है। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट भी निकल गया है ना, ये कॉस्ट ऑफ डेट निकला। अब जब सारा निकल गया यहाँ पे, तो अब हमें क्या निकालना देखिए, तो हमको तो यहाँ पे तो निकालना था ना, आ गया ये आपको कॉस्ट ऑफ मतलब वैक निकालना था, मतलब केओ निकालना था। तो केओ आपने सबका रेट निकाल ही लिया है, तो अब उसके हिसाब से आप बना लीजिए, सिंपल है। अब तो मेरा यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लो या इसको केओ बोल लो। अरे भाई केओ तो मेरी इक्विटी कितनी आई थी, इक्विटी आई थी मेरी यहाँ पे 19.25 है ना। तो ये हो गया मेरे यहाँ पे 19.25। पहले हम चलते हैं यहाँ पे किसी के बुक वैल्यू के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, बुक वैल्यू के हिसाब से हम पहले करते हैं। तो बुक वैल्यू के हिसाब से करते हैं, तो मैं आपको इसका वो कर देता हूँ, फिर टोटली यहाँ पे हम कर लेते हैं। कितना भाई, 1,20,00,000 30 लाख 36 लाख और ये हो गया 9 लाख, मतलब हो गया 1,95,00,000। फिर उसके बाद हो गया आपका 2 करोड़ हो गया यहाँ पे, 3 2 5 2 7 33,75,000 और 10,40,000, ये हो गई आपकी 2,44,15,000 और ये हो गया 1,95,00,000, 1,95,00,000 है ना। तो मेरा यहाँ पे टोटल में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1,95,00,000 की तो है ही, और मेरा इक्विटी का पोर्शन कितना है भाई लोग, इक्विटी का पोर्शन है दैट इज यहाँ पे 1,20,00,000। तो ये हमारा 1,20,00,000 आ गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे केपी ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। ये कितना आता है, दैट इज यहाँ पे ये आया था 14.29। तो 14.29 आया था। तो यहाँ पे हमारा प्रेफरेंस कितने की होगी, प्रेफरेंस हो गई, अच्छा रिटर्न अर्निंग भी तो है हमारे 30 लाख का, 36 लाख का दैट इज प्रेफरेंस है। तो हम पहले यहाँ पे रिटर्न अर्निंग लिखेंगे। तो रिटर्न अर्निंग का रेट कितना आया था हमारा 18.72, और रिटर्न अर्निंग कितना था यहाँ पे 30 लाख का था क्या,
कंफर्म कर लेते हैं भाई, नहीं तो फिर दोबारा मेहनत हो जाएगी। हाँ 30 लाख का रिटर्न अर्निंग है और केपी है यहाँ पे 36% का, 36 लाख रुपए का, तो ये ठीक है। फिर प्लस केपी कितना आया था हमारे यहाँ पे, केपी 14.29, ये था हमारा 36 लाख डिवाइड बाय 1,95,00,000। फिर इसके लास्ट में हमारा केडी कितना आया था, दैट इज 10.95, ये 10.95 है ना। अब यहाँ हमने इंटरेस्ट टैक्स का इम्प्लीकेशन ऑलरेडी दे चुके हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नहीं देंगे, तो सीधे हम क्या करेंगे, 9 लाख की वैल्यू थी 1,95,00,000। अब इसकी निकालो रेशियो, 1,20,00,000 डिवाइड बाई 1,95,00,000 इंटू 19.25 इतना आया। फिर उसके बाद 30 लाख डिवाइड बाई 1,95,00,000 तो 18.72, ये भी हमने ऐड कर दिया। फिर 36 लाख डिवाइड बाई 1,95,00,000 14.29, ये भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर इसके बाद 9 लाख डिवाइड बाई 95 इंटू 10.95, तो टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 17.87%। तो इस तरीके से ये हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुक वैल्यू के हिसाब से निकाला। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर मैच कर लेते हैं, 17.86। ये देखिए थोड़ा डेसिमल का पंगा है, बट ये ठीक है, 17.29 आया। तो इस तरीके से आपको क्या करना, बुक वैल्यू के हिसाब से निकालना। ये हमने इस तरीके से निकाला, सेम एज आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी निकाला। बस क्या करना है, आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, रिटर्न अर्निंग की है, कॉस्ट ऑफ डेट है, सेम रेट तो वही रहना है। बस खाली मार्केट वैल्यू की आप टोटलिंग कर दोगे यहाँ पे, जैसे कि ये हमने कर दिया था। फिर उसके बाद आपने स्पेसिफिक कॉस्ट रेट लिख दी, फिर इसका आपने यहाँ पे क्या करोगे, मार्केट वैल्यू के हिसाब से वेट वाइज निकाल दोगे। तो ये आ गया हमारा, ये हमारा मतलब मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और फिर यहाँ पे वेट के हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया, 17.51 का ये निकाल दिया। अब ये खुद से प्रैक्टिस करिएगा, और ये क्वेश्चंस यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको अच्छा लगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी दोस्तों, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर दैट इज़ यहाँ पे 6 करने जा रहे हैं, ठीक है। अब 6 में देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पहले रीड कर लेते हैं कि कल्याणम लिमिटेड हैज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कितना बताया गया है, यहाँ पे 34,50,000 बताया गया है। एंड हैज़ एम्प्लॉयड अ डेट विच गिव्स अ टोटल इंटरेस्ट चार्ज दैट इज 7.5 लाख रुपए की। कह रहा है कि डेट की वैल्यू जो इसने लगाई, जिस पे इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी की, 7.5 लाख रुपए की, और इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, 34,50,000। फिर कह रहा है द फर्म हैज़ एन एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट। अब यहाँ पे देखिए आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दे रखी है और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट भी दे रखा है, दैट इज 16%, 8%। तो 16% आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा, 8% क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ आपकी डेट हो गई। एंड द फर्म हैज़ अ न्यू प्रपोजल बिफोर इट विच रिक्वायर द फंड्स कितने के, दैट इज 75 lakhs की है, कि फर्म हैज़ अ न्यू प्रपोजल बिफोर इट, है ना। और फर्म के पास एक और भी एक प्रपोजल है जिसमें कह रहा है कि उसको कितने की चाहिए, 75 lakhs का, दैट इज फंड चाहिए। एंड एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एन एडिशनल प्रॉफिट, कितना देगा वो, मतलब 75 लाख की अगर मैं फर्दर अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो वहाँ से मेरे को प्रॉफिट कितने की आएगी, 14,25,000 की आएगी। एंड टू फाइनेंस द प्रपोजल द फर्म इज एक्सपेक्टिंग टू इशू द एडिशनल डेट 8%। तो कह रहा है कि जो 75 lakhs का जो फाइनेंसिंग होगी वो मैं किससे करूँगा, 8% वाले एडिशनल डेट से करूँगा। एंड विल नॉट बी इशूइंग एनी न्यू इक्विटी शेयर्स, और उसके लिए कोई नया इक्विटी शेयर्स इशू नहीं होगा, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चला रहा है वही रहेगा। लेकिन जो 75 lakhs के लिए वो हम क्या करेंगे, सिर्फ डेट का यूज़ करेंगे। एज्यूम द बेसिकली नो टैक्स रेट इज़ है, तो कोई यहाँ पे टैक्स रेट वगैरह नहीं है। अब आपको क्या निकालने के लिए बोला, आपको बोला है कि दैट इज़ यहाँ पे कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक तो दैट इज़ बिफोर द न्यू प्रपोजल, मतलब एक नया प्रपोजल से पहले आपका क्या निकल रहा है, वैक कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या निकल रहा है, और दूसरा हो गया दैट इज़ आफ्टर द बेसिकली न्यू प्रपोजल, है ना। तो इस तरीके से हमें करना है। चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट।
रीस्टार्ट। तो ये हो गया, दैट इज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें यहाँ पे, तो पहली बात तो दैट इज यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे डेट की वैल्यू कितनी है ये नहीं पता हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कि भैया 8% का ब्याज रेट वाला डेट है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहता है। तो क्या हम निकाल सकते हैं कि इस पे हमारा केडी का वैल्यू ऑफ डेट कितना होगा यहाँ पे? यस, निकाल सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दैट इज यहाँ पे इंटरेस्ट डिवाइड बाई, सिंपली आप यहाँ पे क्या कर दो, केडी कर दो। तो ये इंटरेस्ट आपका कितना, दैट इज 7.5 लाख रुपए की है, और डिवाइड बाई ये कितने की हो गए, 8% की हो गई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 7.5 लाख डिवाइड बाई 0.08, मतलब कि 93,75,000 का क्या निकला आपका, दैट इज यहाँ पे डेट निकला। तो ये चीज़ हम सेम वहाँ पे निकाल लेंगे। चलिए, तो पहले हम क्या निकालेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ डेट। एक नंबर निकालेंगे, दैट इज यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेट। तो वैल्यू ऑफ डेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक तो दैट इज यहाँ पे इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, केडी। तो ये तो हो गया दैट इज 7.5 लाख रुपए की, और ये हो गया दैट इज 0.08। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे, 93,75,000। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकला है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कि आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, लेकिन इक्विटी की वैल्यू गिवन नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्विटी भी निकालना पड़ेगा। इक्विटी आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपके यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने की, दैट इज 34,50,000 है। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको गिवन है, यहाँ पे आपके इंटरेस्ट का वैल्यू भी गिवन है, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी गिवन है, रेट गिवन है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ गिवन है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी गिवन है 7.5 लाख रुपए का, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी गिवन। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इक्विटी के वैल्यू निकाल। तो सेम एज मैं यहाँ पे एक बार बता देना चाहता हूँ कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आपको गिवन है, आपको निकालना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो देखिए यहाँ इसको मैं अच्छे से नीचे वर्किंग करके दिखाता हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर सारा इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ दोस्तों, टेस्ट योर नॉलेज से आपके क्वेश्चन डिट्टो छप के आते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, देखिए आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 34,50,000 दिया हुआ आपको। और इस पे आपका इंटरेस्ट कितने की, दैट इज 7.5 लाख रुपया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से क्या करते हैं, ब्याज को माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या आता है यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ जाएगी ना यहाँ पे। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, और रेट हमारा कितना दिया हुआ, 16% के हिसाब से दिया हुआ। तो देखिए कितना निकला आपका, आपका आ गया यहाँ पे 1,68,75,000। तो ये आपकी क्या निकल आई, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल आई। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल आई यहाँ पे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि तो फर्म ना, अब फर्म के पास एक और नया स्कीम है जिसके हिसाब से 75 लाख रुपए का वो और फंड रेज करना चाहते हैं ताकि इन्वेस्ट कर सके। उस पर हमारा एडिशनल प्रॉफिट कितना आएगा, 14,25,000 आएगा। और उसकी जो डेट होगी ना, जिस डेट के जगह, तो उसका भी यहाँ पे कूपन रेट 8% का दिया हुआ। तो हम इससे क्या करेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारी निकल आए, क्योंकि आप मतलब न्यू प्रपोजल के बाद है ना। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी, हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर न्यू प्रपोजल।
तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने यहाँ पे करना। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे करेंगे? 34,50,000 का तो था ही पहले का प्रॉफिट, और जिसमें हमें जब हम नया प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें 14,25,000 का और प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद देखो इंटरेस्ट हमारा कितना था, 7.5 लाख रुपये का था। फिर जब हम 75 लाख रुपया यहाँ पे 75 लैक्स का हम यहाँ पे जब फंड रेज करेंगे तो जिस पे हमें ब्याज कितना देना पड़ेगा, 8%। तो इसका ब्याज कितने की हो गया? दैट इज यहाँ पे 6 लाख रुपए की हो गई है ना, 6 लाख की हुई ना, हाँ 6 लाख रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये इसको फिर हम ऐड कर देंगे 6 लाख रुपये। तो ये मेरे टोटल ब्याज का खर्चा हो गया, और डिवाइड बाई मेरी इक्विटी की वैल्यू कितनी की आई है। मेरी इक्विटी की वैल्यू कितनी? तो 1,68,075,000। तो इतना मेरा टोटल इक्विटी की वैल्यू। तो मेरे यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी 34,50,000 प्लस 14,25,000 रुपये। तो ये हो गया यहाँ पे 48,75,000 प्लस 7 6 13, सॉरी ये माइनस हुआ ना, 13,50,000 डिवाइड बाई 1,68,000, 1,68,75,000। ये कितना आ गया इधर? 48,75,000 माइनस 13,50,000 डिवाइड बाई 1 लाख। ये आपका आ गया यहाँ पे 20.9%। तो ये हमारा न्यू प्रपोजल के अकॉर्डिंगली हमारा क्या निकल गया? दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल आया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें निकाला हमने, तो कॉस्ट ऑफ डेट भी तो यहाँ निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ डेट तो आपको दे रखा है 8% का, तो अब हम सीधे क्या करेंगे यहाँ पे? वैट निकाल देंगे। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोला था यहाँ पे कि बिफोर न्यू प्रपोजल और आफ्टर न्यू प्रपोजल, तो वैक निकालेंगे। दैट इज यहाँ पे ये बिफोर न्यू प्रपोजल। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विटी हमारा कितना आ गया? 1,68,75,000। और डेट कितना आया था हमारा? पहले डेट आया था यहाँ पे ये रहा। वैल्यू ऑफ डेट कितना निकला था? 93,75,000 का हमारे पास डेट आया था। तो 93,75,000 का 1,68,75,000 प्लस 93,75,000, ये कितना आ गया? 2,62,50,000 है ना। अब इसका आप वेट निकाल लो यहाँ पे, तो वेट निकलेगा कितना? 1,68,75,000 डिवाइड बाई 2,62,50,000। ये वेट आ गया आपके यहाँ पे 0.643, और सेम एज आप यहाँ पे 1 माइनस 0.643 कर दो, यहाँ पे 357 आ गया। वेट ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। फिर आपका यहाँ पे कॉस्ट कितना आया था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो मेरा पहले का जो आया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने की आई थी? पहले ऑलरेडी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जो क्वेश्चंस में यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा आया था इक्विटी था हमारे यहाँ पे 16% और डेट कितना था? दैट इज़ 8%। तो मेरा यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगा। यस बिल्कुल निकलेगा, 0.16 इंटू 643। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे 0.10288, और ये हो गया यहाँ पे 0.357 इंटू 0.08, ये हो गया दैट इज़ 0.02856। कितना आ गया ये? प्लस 0.10288, ये आ गया यहाँ पे 0.13। तो देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने हुए? जब पॉइंट ये डेसिमल में गिवन है ना, ये डेसिमल में आपका गिवन है।
तो इसको हमें परसेंटेज के फॉर्म में लाना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे सिंपल, तो 13.144%। तो ये आपका हो गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हमने प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तब, मतलब कोई नया प्रपोजल नहीं था, उससे पहले का वेट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आफ्टर न्यू प्रपोजल जो आपके क्वेश्चंस में गिवन है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर न्यू प्रपोजल, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो आपकी इक्विटी कितने की रहेगी, यहाँ पे इक्विटी तो सेम ही रहेगी, और डेट कितने की रहेगी। तो डेट यहाँ पे बोला है कि प्रपोजल में ना आपकी जो डेट रहेगी, तो मेरी इक्विटी तो इतनी रहेगी, इक्विटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो जो 75 लाख के एडिशनल हम किससे करेंगे, वो डेट से करेंगे। कितना आ गया मेरा, 2,43,75,000। अब इसका आप वेट निकाल लो यहाँ पे, तो टोटल तो वेट 1 ही आएगा यहाँ पे, 1,68,75 डिवाइड बाई 2, 43,75। ये कितना आ गया यहाँ पे, 0.692। तो यहाँ से 1 माइनस 0.692, ये आ गया 0.308। और आपका कॉस्ट कितना आया था यहाँ पे, इक्विटी का तो हमने रिवाइज निकाला था ना यहाँ पे, ये रहा 20.90%, है ना। तो ये हो गया दैट इज़ 209, और ये आपका 8% तो आपको गिवन ही यहाँ पे डेट बोला ही गया कि 75 लाख जो हम 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही डिवेंचर को इशू करेंगे। तब ये मेरा कॉस्ट भी आ गया। अब यहाँ पे निकाल लो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 0.692 इंटू 0.209, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 0.1446, 0.308 इंटू 0.08, ये कितना आ गया आपका 0.2464, और 0.1446 प्लस 0.2464, ये कितना आ गया आपका यहाँ पे 0.1692। तो देयरफॉर अब इसको हमें वैल्यू को क्या लेना है, परसेंटेज के फॉर्म में निकालता, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो दैट इज 16.92%। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तो पुरानी जो प्रपोजल थी उसके अकॉर्डिंगली हमने निकाला, और मतलब बिफोर न्यू प्रपोजल्स और आफ्टर न्यू प्रपोजल के हिसाब से निकाला। अब हम आंसर देख लेते हैं कि मैच कर रहा नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए एक तो आपका मैच कर गया और एक है यहाँ पे 14.45, ये मैच नहीं किया। ये मैच क्यों नहीं किया, इसका कारण ये है, जहाँ तक मुझे समझ में आया कि डेट की वैल्यू तो हमने 75 लाख रुपए के से इशू किया हुआ था ना, इक्विटी में तो कोई चेंजेस था, तो डेट हमारे पास कितना था 75 लाख से था यहाँ पे, तो ये 75 लाख होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वेट तैयार होगा। और ये तो ऑलरेडी गिवन था, ये हमने निकाला, तो इस तरीके से हम यहाँ पे रेट निकाल के चलेंगे। तो ये इंस्टीट्यूट की यहाँ पे गलती थी। तो ये दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर दैट इज़ यहाँ पे 6 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर मेरी पढ़ाने की टीचिंग स्टाइल आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दैट इज़ 7 की तरफ, और 7 जैसे हम कंप्लीट करेंगे तो फिर ये चैप्टर हमारा डन हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दैट इज़ यहाँ पे 7 करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे बोला है कि दैट इज़ क्वेश्चन कंपनी इशू क्या कर रही है, कंपनी इशू कर रही है दैट इज़ 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करी है 100 ईच करके एट पार में, विद मैच्योरिटी पीरियड कितने के दैट इज़ 6 साल। मतलब डिवेंचर इनके पास कितना है 15% वाले हैं। फेस वैल्यू क्या है, ये तो फेस वैल्यू है, और मैच्योरिटी पीरियड कितना दैट इज़ 6 साल की है। फिर ऑन मैच्योरिटी मतलब हम 6th ईयर पे आ गए, मैच्योरिटी पीरियड पे आ गए।
each debentures will be converted into the basically 2 equity shares of the company, मतलब होगा दैट इज इसका रेशियो कितना होगा 1:2 का, मतलब 2 इक्विटी शेयर्स के बदले में कितना कन्वर्ट होगा, मतलब एक डिवेंचर जो है वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% के हिसाब से दे रखा है, और मार्केट रिस्क प्रीमियम है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये क्या है प्रीमियम है, मतलब ये RM माइनस RF है, ये क्या हो गया ये आपका, ये हो गया दैट इज यहाँ पे RM माइनस RF, और ये हो गया दैट इज आपका यहाँ पे RF हो गया कितना 10%, और ये हो गया आपका यहाँ पे 18% है ना। फिर कह रहा है कि यहाँ पे एंड बीटा कितना दे रखा है यहाँ पे 1.25 दे रखा है। फिर कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड, अब कंपनी ने यहाँ पे कितना पे किया डिविडेंड, यहाँ पे 12.76 डिविडेंड, मतलब क्या होगा पेड डिविडेंड, मतलब D0, मतलब आज के दिन में कर, मतलब जब हम 6th ईयर में खड़े हैं ना ऑन मैच्योरिटी में तब क्या है ये। फिर कह रहा है कि 5 years अगो इट पेड अ डिविडेंड ऑफ रुपीज़ कितना 10 रुपये पर शेयर, मतलब पिछले 5 साल पहले क्या पे हुआ था यहाँ पे 10 रुपये के हिसाब से पे हुआ था, और वो होते होते इंक्रीज होते होते आज कितना हो रहा है यहाँ पे 12.76, और बोल रखा है दैट इज ये फ्लोटेशन कॉस्ट कितने की है यहाँ पे 5% ऑफ द इशू अमाउंट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जो है ये किसका है, ये तुम्हारा यहाँ पे KD का है, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप क्या इशू कर रहे हो, कंपनी इशू जो कर रही है ना वो कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, तो जो फ्लोटेशन का जो खर्चा होगा वो किस पे होगा, वो डिवेंचर पे होगा, है ना। तो ये हमारा ये किस पे, ये हमारा KD पे है। फिर कह रहा है कि 5% प्रेफरेंस शेयर से 100 इच करके प्रीमियम इतना, तो मेरा फेस वैल्यू तो 100 ही है लेकिन प्रीमियम पे है, मतलब इशू किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, तो 100 प्लस 10% में 110 रुपये में इशू हो रहा है। फिर कह रहा है कि और इसको रिडीम करना आफ्टर द बेसिकली 10 years एट पार पे रिडीम होगा, ठीक है। और फ्लोटेशन कॉस्ट दैट इज 6% जो था पे यहाँ पे दैट इज इशू अमाउंट, ये फ्लोटेशन कॉस्ट भी यहाँ पे आपको गिवन है। अब यहाँ पे आपको टैक्स रेट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टैक्स रेट दिया हुआ दैट इज 40%, और यहाँ पे आपको बोला है क्वेश्चन में कि आपको कैलकुलेट करना कॉस्ट ऑफ द कन्वर्टेबल डिवेंचर यूजिंग द बेसिकली अप्रोक्सीमेशन फार्मूला यूज़ करके ही आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डेट, और यहाँ पे एक YTM मेथड यूज़ करना टू कैलकुलेट द बेसिकली कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, तो हम कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 7। तो आपके क्वेश्चन में ना दैट इज CAPM का देखो डेटा दिया हुआ है, आपको RF दिया हुआ है, ठीक है, कितना 10% था, और आपको यहाँ पे RM माइनस RF दिया हुआ है, ये आपको कितना दिया हुआ था, आपको RF दिया हुआ था 10% और ये दिया हुआ था 18%, और बीटा कितना 1.25। ये 18 हो गया, और आपको बीटा कितना दिया हुआ है 1.25। तो मेरा यहाँ पे CAPM मेथड को यूज़ करके क्या निकल जाएगा, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा, तो RF प्लस बीटा 1.25 इंटू यहाँ पे 18, तो ये मेरा कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया 32.5, तो 32.5% क्या निकल गया, दैट इज़ हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ डिवेंचर तो बोला है कि दैट इज़ 1:2 के हिसाब से है, और डिविडेंड पे कितना किया है यहाँ पे, 5 साल पहले डिविडेंड कितना पे हुए थे 10 रुपये के हिसाब से हुआ था, और आज कितना दैट इज़ 12.76। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा कि कितने ग्रोथ रेट से जो है ना डिविडेंड 10 रुपये से बढ़ के 12.76 पे पहुँचा है। तब हम ग्रोथ रेट निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो ग्रोथ रेट निकालने के लिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ देखो,
आपको 10 रुपया 5 साल के हिसाब से डिविडेंड दिया हुआ है, तो 1 प्लस ग्रोथ, और ये कितने से हो जाएगा यहाँ पे, हम कितने पे खड़े हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे 6th ईयर में खड़े हैं, दैट इज़ ये 5 है ना, तो 5 साल का हम पहले ले लेंगे, और ये होगा दैट इज़ 12.76। अब इसको इक्वेशन में तोड़ दो यहाँ पे, जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया ना, जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट करके बताया, तो वैसे निकालना है। तो मैं इसको शॉर्टकटली कर लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से, 12.76 डिवाइड बाई 10 हो गया 1.276, 1.276, तो 1 प्लस ग्रोथ इक्वल्स टू हो गया 1.276 का यहाँ पे 1:5, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस ग्रोथ सेम 276, 1 2 3 4 मतलब 1.276 का रूट अंडर कितना 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम्स आपने कर लिया। फिर आप क्या कीजिए -1 कीजिए, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसके बाद 0.2 कीजिए जो पावर है इसका, ये कर दिया आपने। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए +1 कीजिए, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई और इक्वल टू दैट इज़ 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया इतना, ये आ गया 1.0499, तो मेरा ये हो गया दैट इज़ यहाँ पे 1.0499 माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 0.0499। तो अब इसको क्या कीजिए आप यहाँ पे, जब इसको ग्रोथ रेट जब आप परसेंटेज फॉर्म में डालेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे 4.99%। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ दैट इज़ ये 5% है, तो ये आपका ग्रोथ निकल गया इस तरीके से, है ना। तो ये हमने यहाँ पे ग्रोथ निकाला। अब ग्रोथ निकालने के बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ पे प्राइस निकालना है कि करंट मार्केट प्राइस कितनी की होगी। उसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे यहाँ पे कि क्योंकि हमें जो डिवेंचर जो कन्वर्ट हो गया ना इक्विटी शेयर्स में, तो उसका प्राइस मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो कितने में कन्वर्ट हो रहा है वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हमें एक इक्विटी शेयर्स की एक शेयर की प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो हमें क्या निकालना, हम आज P6 पे, मतलब P6 का मतलब होगा दैट इज़ यहाँ पे हम किस साल में खड़े हैं, यहाँ पे P6 में खड़े हैं आज के हिसाब से, 6th ईयर में खड़े हैं। तो इसका हो जाएगा वैल्यू दैट इज़ यहाँ पे ये D01 प्लस ग्रोथ है ना, D01 प्लस। अब ये देखो, अब है क्या आपको यहाँ पे कि P6 तो गिवन है, अब यहाँ पे D0 आपको कब का दिया, आज का दिया हुआ, दैट इज़ यहाँ पे 12.76, और इसको हमें क्या करना है यहाँ पे 7 सालों से फिर क्या करना, कंपाउंडिंग करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम कहाँ पे, हम किससे कंपैरिजन कर रहे थे, हम मेरा सिंपल ये कहने का मतलब है कि जो प्राइस निकालेंगे हम आज की, तो जो D7 होगा ना उसको प्रेजेंट वैल्यू करके हम D6 में लाएंगे, 6th ईयर में लाएंगे, मतलब 7th ईयर की जो वैल्यू रहेगी उसको हम क्या करेंगे डिस्काउंट करके इस साल लाएंगे। तो इस साल लाएंगे तो कितने की हो जाएगी यहाँ पे, तो इसको हम 7 से कर देते हैं यहाँ पे, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा कितना था 0.325 है ना, इतना है। और ग्रोथ कितने की आई थी हमारी, ग्रोथ आई थी 5% की, तो सेम एज 12.76, 1.05 का ये हो गया 7, और ये हो गया 0.325 माइनस 0.05। अब इसको आप इक्वेशन में तोड़ लो आप, 12.76 पहले तो 1.05। अब इसको क्या करना ना, आप इस वाले एरिया को ना 6 टाइम लेना है, ये कैलकुलेशन आपको पता ही होगा, ये क्या करना है 6 टाइम लेना है, तो 1.05, 1 2 3 4 5 6 ले लिया आपने, फिर मल्टीप्लाई कर दिया अपने 12.76, ये कितना आ गया यहाँ पे 17.95, और इधर हो गया 0.325 माइनस 0.05, ये हो गया मेरा यहाँ पे 20.74, कितना होगा 17.95 डिवाइड बाई 74, तो ये आ गया मेरा यहाँ पे P6 की वैल्यू कितनी की आई है, तो मेरी वैल्यू हो गई दैट इज 65.5
51 रुपीज़, तो इतने की मेरी क्या निकल आया, दैट इज़ यहाँ पे P6, मतलब प्राइस जो है ना छठे ईयर में, 6th ईयर में मैच्योरिटी जब हो रहा है डिवेंचर की, तो उस समय एक शेयर की प्राइस कितनी है, दैट इज 65.52। तो हम यहाँ पे एक डिवेंचर के बदले कितने दे रहे हैं, 2 शेयर के दे रहे हैं, 2 शेयर दे रहे हैं, तो 2 शेयर्स की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे, 2 शेयर्स वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 65.51 इंटू 2, तो ये निकल गई हमारी 131.02, है ना। तो ये 2 शेयर्स की यहाँ पे वैल्यू निकल गई। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, अब यहाँ देखिए इतना तो निकल गया। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना था, कीडी यहाँ पे बोल रखा था ना यहाँ पे कुछ निकालने को, तो हमें अब क्या निकालना है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर निकालना अप्रोक्सीमेशन फार्मूला को यूज़ करके। तो अप्रोक्सीमेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक तो रिडीमेबल वैल्यू, तो रिडीमेबल वैल्यू हम कितने पे ले रहे हैं यहाँ पे, रिडीमेबल वैल्यू जो अभी हमने प्राइस निकाला वो, और नेट प्रोसीड्स हमारा कितने पे रहेगा, दैट इज़ यहाँ पे नेट प्रोसीड्स देखिए 100 रुपीज़ का, दैट इज़ हमारे पास फेस वैल्यू था, जिसमें कि फ्लोटेशन कॉस्ट कितने की थी, दैट इज़ 5, मतलब 95 का, दैट इज़ क्या नेट प्रोसीड्स है ना। और टैक्स रेट कितना था, 40% का टैक्स रेट है। तो केडी निकालेंगे अप्रोक्सीमेशन फार्मूला को यूज़ करके। ठीक है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ डेट कितनी की आई है, %, कन्वर्टेबल डिवेंचर है ना, तो 15 हो गया, ये टैक्स का हो गया, प्लस रिडीमेबल वैल्यू हमारा कितना है अभी यहाँ पे 131.02, और नेट प्रोसीड्स हमारा कितना हो रहा है 100 का फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट ये रहा, डिवाइड बाई दैट इज़ यहाँ पे ये 6 साल का हो जाएगा जो मैच्योरिटी पीरियड है, 31.02 प्लस ये हो गया 95 डिवाइड बाई 2। अब इसको तोड़ लो आप, 31.02 माइनस 95 है ना, 36.02, ये आ गया यहाँ पे 45.02, इधर कितना है यहाँ पे 131.02 प्लस 95 डिवाइड बाई 2, 45.02 डिवाइड बाई 113.0। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। अब हमने यहाँ पर डिवाइड, अब उसको हम क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। तो यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पे 131.02 मतलब ये तो 9 आ गया, प्लस 131.02 माइनस 95 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना आ गया 6, तो 9 6 15 डिवाइड बाई 131.01, तो 15 डिवाइड बाई 131.01, 15 डिवाइड बाई 131.01। तो यहाँ पे 113 होगा ना, तो यहाँ मेरा कितना आ गया, दैट इज 15 डिवाइड बाई 113, तो ये हो गया यहाँ पे 13.27%। तो ये मेरा क्या निकल गया यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेट निकल गया ना। अब क्या निकालना है हमको यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेट मेरा निकल गया, तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डेट निकल गया ना अप्रोक्सीमेशन फार्मूला से। अब हम क्या निकालेंगे, YTM मेथड से निकालेंगे। तो YTM मेथड जो बोला था यहाँ पे, मतलब क्या है कि जैसे आपको YTM मेथड समझ लेना, IRR टेक्निक यूज़ करना था। IRR टेक्निक यहाँ पे यूज़ करने के लिए आपको बोला गया है, एक तो 3% का ये रेट लेना है, और एक कितना लेना है यहाँ पे 5% का रेट लेना है।
तो जिस तरीके से मैंने IRR टेक्निक आपको बताया है, आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा। 3% या 3% 5% का रेट आपको बोला ही हुआ है, और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। मैं क्लास को यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, मैं इसको आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने YTM मेथड बनाया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपसे ज़रूर बनेगा, और नहीं बनता तो आप कमेंट बॉक्स पर डालें, जहाँ आपको दिक्कत होती है मैं वहाँ पे हेल्प कर दूँगा, है ना। ठीक है। और ये लेक्चर्स काफ़ी वैसे भी लेंदी हो गया काफ़ी, तो मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा लंबा हो। तो दोस्तों चलिए, इतना तक ही रहा, ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर कंप्लीट रहा। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरे वीडियोज़ को अगर आप अच्छा लग रहा है आपको देख करके, तो आप उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने इंटरव्यू वाले जितने भी भाई लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अपने फीडबैक्स वगैरह दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा करना है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताएं, ताकि मैं वो नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए रिविजन्स के लिए अपलोड कर दूं, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। ठीक।